गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 6। इससे पहले काफ़ी सारे मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो है वो इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो मैथ्स का क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो मैं नहीं बताता हूँ या फिर उसके आंसर जो है वो मैं नहीं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि उसका पीडीएफ में उसका आंसर और क्वेश्चन सॉल्यूशन सारा कुछ जो है वो अटैच्ड है। पीडीएफ आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। रात को 9 बजे एक घटना चक्र का सीरीज डेली आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। उस सीरीज को आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि घटना चक्र जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा जो है वो अनिवार्य है। तो अगर महाभियोग लगाना के लिए संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा जो है वो अनिवार्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों की। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि संविधान का जो अनुच्छेद 61 है उसके द्वारा संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना जो है वो दे जानी चाहिए, जिसपे उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर किया हो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, महाभियोग अगर एक संसद में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरे सदन में भी अगर 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से मुक्त समझा जाएगा। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो है वो किसने दिया था। तो यह नारा जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक और बात कही गई थी, वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अगर भगवान मानता है तो मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। बाल गंगाधर तिलक से एक और बात याद रखने वाली बात है कि इन्होंने अप्रैल 1916 में भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो किया था। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। अगर सबसे छोटा राज्य पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तब आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा गोवा, और सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तब आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो अर्जुन वृक्ष की छाल जो है वो हृदय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय रोग। नेक्स्ट है कि जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। तो जाइलम जो है वो पानी एवं खनिज लवणों के परिवहन में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज लवणों एवं जल में। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम तो जो होता है वो पानी और खनिज लवणों के परिवहन में सहायता करता है, और फ्लोएम जो होता है उसका कार्य जो है वो पत्तियों से भोजन को जो है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट है कि गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को किस और नाम से जाना जाता है। तो इसको न्यूटन के पहले नियम के नाम से जाना जाता है या फिर जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है वो धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। तो वो है पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। पायरोमीटर से जनरली हम लोग उच्च तापमान को मापने का काम करते हैं। पायरोमीटर जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान को नहीं मापता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है। तो जब भी एक चींटी काटती है तो उससे फॉर्मिक एसिड का रिसाव होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCOOH। नेक्स्ट कह रहा है कि इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु जो है वो उत्तरदायी होता है।
तो इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए जो कैंडियम धातु होता है वो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इटाई इटाई नामक रोग के लिए कैंडियम जो है वो उत्तरदायी होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, पारा से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो पारा के कारण जो है वो मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, यह बिल्कुल सही है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि टूटे हुए हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक चीज़ याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो सा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, यह पूछ रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, नहीं यही गलत है क्योंकि यह व्यतिकरण और विवर्तन दिखाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाया जाता है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो चौड़ी होती हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है, तो पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच जो अंतिम रेखा है वो मैग्नेटोपस कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कंपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है, बिल्कुल कंपास का यही काम है। साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 अक्टूबर 2021 को विश्व भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2021 की थीम क्या रखी गई थी, तो इसका थीम रखा गया था हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़ें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया है, तो 10वें संस्करण का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक चीज़ और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र भी बनने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा, तो कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव 1924 से 1934 के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनक हैं वो MN रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय हैं, और इन्होंने ही 20 अगस्त 1920 को ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल, और उपरोक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर वाला चीज़ होता है, और इसके जस्ट बाद ही 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले में वृद्धि किया गया जो लगान होता है उसके देने में किसान जो सक्षम नहीं होते हैं तो आंदोलन चलाया जाता है। और फिर रॉलेट एक्ट आता है, और रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल जो है वो शुरू किया जाता है। तो इसको अगर आप सीक्वेंस में सजाते हैं तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से हुआ है, और कृष्णा की कुछ सहायक नदियाँ हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, मालप्रभा, दूधगंगा, घाट प्रभा, ये सब जो है वो भीमा की कुछ कृष्णा की कुछ सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है भारतीय संविधान में लोका आयुक्त का क्या अर्थ है, तो लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH44 है, जिसकी लंबाई जो है वो लगभग 3745 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। कह रहा है इनका उपयोग जो है वो खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग के रूप में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है तिल जो है वो उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया। यह बात कर रहा है 1813 के चार्टर अधिनियम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम से याद रखिएगा, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता है वो कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1954 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के गत मिशनों में शामिल नहीं है। देखिए जो NAPCC होता है, मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये शुरू हुआ था 2008 में, इसको औपचारिक रूप से लागू किया गया था। इसके अंतर्गत टोटल 8 मिशन आते हैं जिसमें नाभिकीय शक्ति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय शक्ति। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, हाँ बिल्कुल, इसको साक्षर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता या प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े थे, यह पूछ रहा है। देखिए राजाराम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये तीनों जुड़े हुए थे। राजाराम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रेरणा से 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पूर्ण विवाह कानून लेकर आया था और ज्योतिबा फूले जो थे वो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार जो है वो किसको दिया गया है। तो आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो अब तक 3 बार प्रयोग हुआ है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। राष्ट्रपति शासन तो काफ़ी बार लागू हो गया है, लेकिन सर्वप्रथम पंजाब में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और वित्तीय आपातकाल जो है वो भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यह जो है वो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो 1945 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है और टोटल मेंबर कंट्री हैं 190 और 190वां जो मेंबर है वो है अंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इसमें किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या जारी किया जाता है, परमादेश जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, परमादेश का जो अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। रीट की अगर बात करते हैं तो 5 तरह का रीट होता है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को इस प्रकार की शक्तियां दी गई है कि वो जो है वो रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
कह रहा है राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार जो है वो शुरू में 1961 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि पलासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब बना दिया गया। तो पलासी का युद्ध होता है 1757 में। अंग्रेजों जो है वो सिराजुद्दौला को हराते हैं और मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण ही सिराजुद्दौला जो है वो हारता है और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को पराजित किया था चौसा और बिलग्राम के युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। शेरशाह सूरी से याद रखिएगा, इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शुरुआत किया था और इसने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला एक सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी किया था। शेरशाह सूरी का जो टेन्योर था वो था 1540 से लेकर 1545 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, यह कौन से सूची में सूचीबद्ध है? तो यह जो है वो समवर्ती सूची में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य जो है वो दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में कोई मतभेद हो जाता है तो केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको प्राथमिकता दी जाती है। समवर्ती सूची में अभी फिलहाल देखा जाए तो टोटल 52 विषय हैं, लेकिन मूलतः देखा जाए तो मूलतः इसमें 47 विषय था। नेक्स्ट कह रहा है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित ब्लैंक के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ लिया था और रॉलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था, लेकिन और फिर 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है? देखिए 16 महाजनपदों जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करता था, उसका उल्लेख जो है वो सूत्र पिटक का एक भाग जो है वो अंगुत्तर निकाय उससे और जैन साहित्य भागवती सूत्र, इन दोनों से मिलता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय से। आगे वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले हराया था गुजरात का जो सोलंकी शासक था मूलराज द्वितीय। वही मूलराज द्वितीय जो था वो 1178 ईस्वी में राजस्थान के आबू परपत के समीप जो पाटन है, वैसी पाटन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी आप लोग पढ़े होंगे कि यह एक इटली का यात्री था जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। नेक्स्ट है कि कौन मुगल बादशाह जो है वो खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था, परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका? यह बात कर रहा है बहादुर शाह प्रथम की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट है कि वह सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी। तो खालसा की स्थापना जो है वो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह का जो जन्म है वो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह भी कहा था। इन्होंने पाहुल प्रणाली भी शुरू किया था और इन्होंने औरंगजेब को फारसी भाषा में जो पत्र लिखा था उसे हम जफरनामा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश नहीं, गुजरात और ओडिशा नहीं, महाराष्ट्र और गोवा में है। महाराष्ट्र और गोवा, इन दोनों महाराष्ट्र के ही उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में गोवा आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र व गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि संपत्ति का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की जगह हटाकर विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के क के तहत शामिल कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया है कब? ये किया गया था 1973 में शुरू।
1973 में कौन सा पंचवर्षीय योजना था? 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम भी जो है वो लागू किया गया था और इस योजना में भारत की जो कृषि वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन जो है वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो यह जो है जनरली देखिए किसके द्वारा दैनिक प्रशासन संचालित होता है? तो यह उपराज्यपाल के द्वारा होता है, लेकिन ध्यान रखिए संघ शासित प्रदेश का शासन जो है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था? तो वो था सोवियत संघ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ। देखिए जो 1929 से लेकर 1929 से लेकर 1933 तक एक महामंदी आई थी और इसको एक यह जो था वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी था और इसकी शुरुआत जो है वो न्यूयॉर्क के जो वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार जो धराशायी हुआ था उसी के बाद से हुआ था, लेकिन इससे सोवियत संघ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विश्व के जो प्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था वाला देश है वो सोवियत संघ रूस ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो राष्ट्रवादी नेता स्पेनी गणतंत्रवादियों को भारतीय स्वतंत्र आंदोलनकारियों की सहानुभूति का आश्वासन देने हेतु स्पेन गए थे? तो यह गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्पेन का गृह युद्ध हुआ था 1936 से लेकर 1939 तक और यह युद्ध जो है वो स्पेन के गणतंत्रवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच ही हुआ था और वही फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन जो है वो होता है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। लेकिन ध्यान रहे अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाए तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पंजाब राज्य करता है। गेहूं की अगर बात करते हैं तो यह विश्व का प्रमुख एक खाद्य फसल है, लेकिन भारत का मुख्य जो खाद्य फसल है वो चावल है और दूसरा मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। गेहूं एक रबी फसल का प्रकार है क्योंकि यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए जब पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी जब अधिकतम होती है तो उसको अपसौर कहा जाता है और अपसौर की स्थिति जो है वो 4 जुलाई को होती है और जब सर्वाधिक निकट होता है तो उसे उपसौर कहा जाता है जिसकी स्थिति 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट है कि इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रमुख जो जलयान निर्माण केंद्र है वो है कोचीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। कोचीन से याद रखिएगा भारत का जो सर्वाधिक विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह भी है वो भी कोचीन ही है। पारादीप की बात करते हैं तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। कांडला की अगर बात करते हैं तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है जिसका नाम अब बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और तूतीकोरिन की बात करते हैं तो यह बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? तो जो गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर। नेक्स्ट कह रहा है कि मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? देखिए मेघना की अगर हम लोग बात करते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और यही पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है और फिर मेघना जो है वो बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का प्रमुख कार्य है पाचन तथा अपसेचन हेतु वसा का इमल्सन करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पित्त रस जो होता है वो वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है जिससे वसा जो है वो सरल अणुओं जैसे कि बसीय अम्ल बना लेता है जो कि पाचन में इसको सरल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटहल यानी जैक फ्रूट में मांसल खाने योग्य भाग्य कौन है? तो वो है सहपत्र एवं परिदलपुंज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होना होता है। तो किस में दोष होगा? अगर उस व्यक्ति के बिंबाणु में दोष होगा तो वो उसका जो रक्तस्राव है वो जल्दी रुकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा संचार के लिए हाथी 103 डेसिमल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वो प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये जो ध्वनियाँ हैं वो अवध्वनि कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? देखिए, राज्यपाल का अगर पूछेगा तब आपका आंसर होगा अनुच्छेद 161, और अगर राष्ट्रपति का पूछेगा तब आंसर होगा अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ है? तो यह हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत ही 1921 में भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो है उसका उद्भव हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो पद है वो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। ये प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट 1947 तक रहा, फिर 1947 के बाद इसको लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन जो है वो उनके कार्यकाल के समय हो गया? तो यह बात कर रहा है फरुखुद्दीन अली अहमद की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फरुखुद्दीन अली अहमद का जो निधन है वो उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, तो वो है लाइकेन, जो कि कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगे की अगर बात करते हैं तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शुरू किया गया रुपये का प्रतीक चिन्ह जो है वो किस पर आधारित है? तो रुपये का प्रतीक चिन्ह जो हाल ही में शुरू किया गया है, मतलब भारत सरकार जो है वो नवीनतम रुपये के चिन्ह को 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया था, और यह जो है वो रोमन और देवनागरी लिपि पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद भारतीय मुद्रा का कितना बार अवमूलन हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, अब तक 3 बार अवमूलन हो चुका है। नेक्स्ट है कि विश्व में अस्तित्व में आए नवीनतम देशों और उनकी राजधानियों के निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। दक्षिण सूडान जूबा सुमेलित है, सर्बिया जाग्रेब सुमेलित नहीं है, क्योंकि सर्बिया की राजधानी जो है वो बेलग्रेड है और मुद्रा जो है वो दिनार है। जाग्रेब जो है वो क्रोएशिया की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? देखिए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम WG रोजेन के द्वारा 1985 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अर्नस्ट हैकेल से याद रखिएगा, अर्नस्ट हैकेल जो थे वो 1866 में परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किए थे। रेमंड F दसमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1968 में जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किए थे, और AG टंसले की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1935 में परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। उड़ीसा 1952 में जमींदारी उन्मूलन किया गया और वर्ष 1952 में, ये बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश 1956 ये गलत है। उत्तर प्रदेश 1951 सही है। असम 1953 जो है वो गलत है। भारत संसद जो है वो जमींदारी अनुमूलन अधिनियम 1950 में लाया गया था, और जमींदारी अनुमूलन को लागू करने के लिए 1951 ईस्वी में संविधान में प्रथम संशोधन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85।
कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था। और यह संगठन जो है वो विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उसकी उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष या उससे ऊपर। याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा एवं विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और वोटिंग करने के लिए न्यूनतम आयु यानी मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि रंग बंधक वह पदार्थ है जो, तो रंग बंधक वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। तो सिनेमा का आविष्कार जो है वो निकोलस और जीन लुमियर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सिनेमा की शुरुआत जो है वो 1896 में फ्रांस में हुआ था, और भारत में फिल्म के जो जनक है वो दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में उपस्थित है, जो कि नागर शैली का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो अजंता की कलाकृतियाँ जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संगीतकों एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में कौन सा सही है, यह पूछ रहा है। पन्नालाल घोष संतूर गलत है, क्योंकि पन्नालाल जो है वो बांसुरी वादक हैं। फिर उसके बाद निखिल बनर्जी सितार, यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण यानी चतुर्भुज से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है उसके अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई को जोड़ने की योजना थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए। 61 जनजाति दिए गए हैं, दूसरे साइड निवास स्थल दिया गया है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है, मसाई अफ्रीका की जनजाति है, गोंड भारत की जनजाति है, और बद्दू जो है वो अरब की जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा है एक साइड समाचार पत्र दिए गए हैं और दूसरे साइड संपादक, आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट सुमेलित है, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर सुमेलित है, हरिजन भीमराव अंबेडकर सुमेलित नहीं है, क्योंकि हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। देखिए, भारत के संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कुल 9 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है। वो 9 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया, ओडिसी, छऊ और मोहिनीअट्टम। तो इसमें कौन नहीं है? ओडिसी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, अच्छा कौन है तो ओडिसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। अगर और ऑप्शंस की बात करें तो 2 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस मनाया जाता है, 15 जुलाई की बात करें तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछ रहा है। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। पैसिफिक रिम जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, ये गलत है। क्योंकि देखिए, यह पेटी जो है वो अंटार्कटिका के माउंट इरेबल से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला और उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के साथ अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस, ये सब द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी में जाकर मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। झूमर हरियाणा यही सुमेलित नहीं है।
क्योंकि झूमर लोक नृत्य जो है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल ये सब का है, हरियाणा का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद के तत्वाधान में वर्ष 1975 से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। 1975 से नहीं बल्कि 1957 से प्रदान किया जाता है, तो यह तो गलत है। फिर कह रहा है पुरस्कृत बच्चे को भारतीय बाल कल्याण परिषद के प्रायोजक कार्यक्रम के तहत स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ एक गलत है, आर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन का उपयोग जो है वो ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत की मोटाई मापने में। ध्यान रखिएगा ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। यह जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है और यह जो है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका सूत्र होता है O3। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, रात को 9 बजे डेली आप लोगों को घटना चक्र की सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि आपके आगामी सारे एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा मेंस, NTPC मेंस, BPSC 67, CDPO, ये सारे एग्जाम्स के लिए घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट है वो आप लोग भली भांति जानते हैं। तो उस सीरीज को देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।